हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल भी दिख रहा है, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और लगभग आपको 30 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 का कोई एक सब्जेक्ट होगा, उसके 30 क्वेश्चन होंगे। और ये आपको दिख रहा होगा कि पार्ट 10 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आपको सबको पता है कि आए हुए क्वेश्चन से मतलब आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए 1 से लेकर 9 तक की जो प्लेलिस्ट है वो मैं उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा पेपर है वो एग्रीकल्चर का है और इसकी परीक्षा वो आपको दिख रही होगी 10 जनवरी 2020 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी। तो आज हम एग्रीकल्चर के पेपर को सोल्व करेंगे। इसके जो 30 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको एकदम से नहीं मिलेंगे, अतः मेरी मतलब आपसे रिक्वेस्ट मान लो या मेरी आप राय मान लो कि जो एकदम से नए क्वेश्चन है जो आपको मतलब आपके नोट्स या गाइडों में नहीं मिले हैं, तो आप उस क्वेश्चन को मतलब एक 10 या 15 पेजों की एक मतलब कापी रजिस्टर या कुछ भी मान लो, आप वहाँ पे मतलब उनको नोट कर लें, ताकि एक दो बार अगर आप उनकी रीडिंग लगाएंगे तो आपको मतलब एक तो टाइम बचेगा कि आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर अगर आप पूरे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को मतलब अपनी स्पीड बढ़ा के दूसरी बार देखें या तीसरी बार देखें, तो स्पीड को बढ़ा लें ताकि आपको 5 से 7 मिनट में ये वीडियो मतलब पूरा हो जाएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। या फिर जो एकदम नए क्वेश्चन आते हैं उनको आप एक रजिस्टर में नोट कर लें और उनका मतलब एक दो बार रिविज़न कर लें, ताकि क्वेश्चन है एकदम नए क्वेश्चन है वो आपको मतलब एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्ता बनाना आरंभ करते हैं, वैश्विक आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मतलब ये अंडरलाइन ही करनी है आपको, मेरी बहुत ही मतलब ये आप रिक्वेस्ट मान लो कि आप जब पेपर सोल्व करो तो सबसे पहले हाँ या नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और आते हुए क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। इसी वजह से आप एग्ज़ाम के बाहर आने पर पता चलता है अरे यार ये तो मेरे को आ रहा था फिर भी गलत हो गया। तो ये मतलब आप पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें पूछा क्या है इस चीज़ की आप अंडरलाइन कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अब ये क्वेश्चन मतलब लगभग को आ जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है, लगभग को आ जाएगा, लेकिन हाँ या नहीं के चक्कर में मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों का वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो आप सबको पता है कि विचार है वो अमूर्त होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्ता बनाना आरंभ कर देते हैं किशोरावस्था के लोग, और वैश्विक आकार का शरीर और यौन परिपक्वता आ जाती है। तो ये सब तीनों बातें हैं, पहले वाली वो किशोरावस्था की विशेषता है, और पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वो राइट हो जाएगा। फिर है किसी व्यक्ति के सावेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कना तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नांकित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। शारीरिक विकास, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और गतिक विकास। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन समझ के छोड़ने मतलब आने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, देखो एक बार फिर पढ़ेंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन दो बार पढ़ने से, और आप एकदम इजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध, नैतिक तर्कना, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों, ये आप सबको पता है कि सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास। क्योंकि शारीरिक विकास का कोई संबंध नहीं है, गतिक विकास का कोई संबंध नहीं है, संज्ञानात्मक विकास का भी कोई, संज्ञानात्मक कह दो आप या मानसिक कह दो, एक ही बात है, संज्ञानात्मक मानसिक। सांवेगिक और सामाजिक विकास एकदम परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। दोस्तों, इसमें पूछा है किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था। इससे पहले जो हमने 9 पार्ट किए हैं उनमें भी ये एरिक्सन वाला क्वेश्चन आया था, शायद 2 या 3 बार आ चुका है। तो दोस्तों, इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपको, आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। एरिक्सन का सिद्धांत है
जो इन्होंने 8 बताए थे अवस्थाओं में कि किशोरावस्था में क्या कहते हैं, बाल्यावस्था में क्या कहते हैं, शैशवावस्था में क्या कहते हैं, तो ये एकदम खतरनाक तरीके से शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आपको एकदम जीवन भर नहीं भूलेंगे ऐसी ट्रिक है। बहुत ही जल्द मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसके ऊपर, इसलिए आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका आंसर। तो एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की पूछ रहा है, किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है दोस्तों पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाकी मतलब मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन करता है एरिक्सन वाला सिद्धांत। इसमें मतलब ये स्वायत्ता संदेह है, ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, इसमें मतलब बच्चे वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से वीडियो बनाया हुआ है, जल्दी मैं अपलोड करूँगा, उसको आप ज़रूर देखें, आपके एकदम मतलब जीवन भर नहीं भूलेंगे आप एरिक्सन वाला सिद्धांत, ये आपसी मेरी गारंटी है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? संरचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद और प्रकार्यवाद। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। अब दोस्तों इसमें बात कर रहा है उद्दीपक और अनुक्रियाएं। आप सबको पता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया मतलब ऐसा अनुक्रिया, तो ये सबसे ज़्यादा उद्दीपक और अनुक्रिया की बात है वो व्यवहारवाद वाले वैज्ञानिक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा व्यवहारवाद। फिर किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उसके अंतर्गत कौन सी अवस्था में आता है? संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो किशोरावस्था वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें राइट हो जाएगा। फिर है मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आप मतलब आंसर है वो दे सकते हैं कि मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? दोस्तों किशोरावस्था से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अवस्था है बाल विकास की अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपकी रीट में, मतलब आप ये मान के चलें कि बाल विकास से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। तो निम्नांकित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यूहरचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन 4 राइट है। फिर बात करते हैं आगे। I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। निम्नलिखित में से कौन इन चारों कार्यों का सही तार्किक क्रम दर्शाता है? पहला ऑप्शन है संगठन, नियोजन, अग्रसरण, नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण। तीसरा है नियोजन, नियंत्रण, अग्रसरण, संगठन। और चौथा है अग्रसरण, नियंत्रण, संगठन, नियोजन। तो दोस्तों आप इसमें मतलब इंग्लिश वाले देखेंगे तो ऑप्शन है वो ज़्यादा समझ में आएंगे हिंदी की बजाय। तो इसमें ऑप्शन है वो देखो ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि I.K. डेविस ने जो शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया उसमें से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षक वो प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर लीडिंग करता है, फिर कंट्रोलिंग करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण, या इंग्लिश में देखिए तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। फिर बात करते हैं आगे। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त और पूर्ण से अंश। तो दोस्तों मतलब क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन वो एक बार फिर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा कि ज्ञात से अज्ञात भी होता है, सरल से जटिल भी होता है शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश भी होता है, लेकिन मूर्त से अमूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है।
तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है, शिक्षण सूत्र 7-8 शिक्षण सूत्र है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इसको मतलब एकदम अच्छी तरीके से याद कर लें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, स्पाईवेयर के, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के। ये दोस्तों आपके मतलब रीट के सिलेबस में नहीं है, 2-4 क्वेश्चन जो ICT एक यूनिट थी फर्स्ट ग्रेड में उससे संबंधित हैं जो आपके रीट हैं, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए इनको देख लें। तो अब जानते हैं अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? A लुम्सडेन, BF स्किनर, JS ब्रूनर, आशुबेल। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो BF स्किनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 वो राइट हो जाएगा। फिर पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। यह कथन किसने कहा है? एंडरसन ने, लुगिस व विगल ने, एडगर डेल ने, स्मिथ व काम्बेल ने। तो दोस्तों ये कथन है वो एडगर डेल ने, ये पहले भी आया है, हमने जो पार्ट 9 सोल्व किए हैं उसमें ये क्वेश्चन है आया था और ये फिर रिपीट हो रहा है। तो एडगर डेल ने ये परिभाषा दी थी, ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? पूर्वाग्रह, शारीरिक विकृतियाँ, गलत प्रत्यक्षीकरण और जरूरत से अधिक चिंताएं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकृतियां, उसका मनोवैज्ञानिक बाधा से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण, और संवेगों का अनियमितीकरण। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको मतलब अपने आप उत्तर आपके सामने आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आपको 2 बार पढ़ना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए, आपको उत्तर है वो मतलब 90% आप उसको सोल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, संवेगों का अनियमितीकरण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुकरण, रूपण, विलोपन और सहज पुनः प्राप्ति। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सामाजिक अनुकरण, ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा, सामाजिक अनुकरण। तो दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? दोस्तों ये किशोरावस्था का मतलब 15-16 जो क्वेश्चन किए हैं उसमें चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था का। तो इसमें पूछ रहा है कि किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, और वेशक अवस्था। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। वेशक अवस्था मतलब ये नहीं है, वेशक अवस्था बाद में आती है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर है अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। इसको क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण अधिगम या अन्वेषण अधिगम। तो दोस्तों मतलब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचारों नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों अन्वेषण अधिगम हो गया, डिस्कवरी लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर है कोलब्रग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर और नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम, मतलब वो 3 चरण है उसमें से ही पूछ लिया, 3 अवस्थाओं से ही पूछ लिया, सॉरी उन अवस्थाओं में जो 6 चरण होते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आ गया। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नैतिकता का परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा कहना, बच्चे की प्रशंसा करना, बच्चे को कक्षा का मॉनिटर बना देना और बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है, सामाजिक पुनर्बलन की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा कि बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना है, ये सामाजिक पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? उबंटू, MS वर्ड,
लाइनक्स और विंडोज़ 10। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा MS वर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड है, राइट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है। शिक्षण प्रतिमानों का पूछ रहा है दोस्तों, शिक्षण प्रतिमानों का मुख्य तत्व नहीं है। आप हाँ या न मतलब ये ऑप्शन में आते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है या नहीं है, क्या पूछ रहा है आपसे। तो इसमें ऑप्शन है पहला, लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मौखिक साहचर्य। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, मौखिक साहचर्य। ये बात शिक्षण प्रतिमानों के अंतर्गत नहीं आती है, सिर्फ लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली, ये 3 बातें आती हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। संप्रति उपलब्धि प्रतिमान, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, जैविक विज्ञान प्रथा प्रतिमान और अग्रिम संगठन प्रतिमान। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। ऑप्शन सेकंड यह शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। फिर आता है अगला क्वेश्चन, शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों ये मतलब 10वां वीडियो है और इसमें से मुझे लगता है 6 या 7, लगभग 6 या 7 सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 और राइट हो जाएगा, डेविड आशुबेल। फिर आता है अगला क्वेश्चन, CAI का पूर्ण नाम क्या है। मतलब पूरा नाम पूछा है CAI का, कंप्यूटर एडवांस्ड अनुदेशन, कंप्यूटर एडवांस सूचना, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन और कंप्यूटर सहायता प्राप्त सूचना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, मतलब कंप्यूटर असाइटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है। दोस्तों समाज एवं संस्कृति की बात कर रहा है, और जहाँ पर भी आपको मतलब संज्ञानात्मक विकास में समाज नाम आपको दिख जाए तो वहीं पर आपको मतलब वाइगोत्स्की नाम है वो देखना है, सबसे पहले वाइगोत्स्की का नाम आता है। संज्ञानात्मक विकास में समाज की और संस्कृति की महत्ता पर सबसे ज़्यादा बल दिया है वो लीव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा इसमें। और लास्ट टाइम आपको पता भी होगा रीट के अंदर 30 में से शायद 1 या 2 क्वेश्चन है वो वाइगोत्स्की पर पूछे गए थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है। सहकारी दिगम उपागम, ह्यूरिस्टिक उपागम, समूह परिचर्चा उपागम और प्रदर्शन उपागम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदर्शन उपागम वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंध है। प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम और संकेत अधिगम। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के जो मुख्य नियम दिए गए हैं 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ये आधारित हैं, प्रयास एवं त्रुटि पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। फिर है एक नकारात्मक पुनर्बलन, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, वांछनीय व्यवहार को कम करता है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है या कम करता है, और अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मतलब घुमाने की पूरी कोशिश की गई है। नकारात्मक पुनर्बलन है, ये बात बोल रहा है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है एक नकारात्मक पुनर्बलन। फिर चेनिंग की संकल्पना संबंध है शास्त्रीय अनुबंध से, क्रिया प्रसूत अनुबंध से, प्रयास एवं त्रुटि से और अवलोकनात्मक अधिगम से। दोस्तों मतलब आपके लिए शायद नया शब्द होगा चेनिंग, ये किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। चेनिंग की संकल्पना वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। फिर दोस्तों आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगिक विशेषता, संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। ईर्ष्या, वीर पूजा, उत्तेजना और जिज्ञासा की प्रबलता। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किशोरावस्था से संबंधित 6ठा क्वेश्चन है। 30 में से 6 क्वेश्चन किशोरावस्था से आए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल है बाल विकास का। तो इसमें है संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वीर पूजा।
इसका आंसर हो जाएगा वीर पूजा। तो ये हैं दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बहुत वीडियो हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अगर जो पसंद है आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी से संबंधित वीडियो हैं, इसके अलावा करंट जी के, क्रोनोलॉजी के हैंड राइटिंग नोट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर है तो उसमें क्रोनोलॉजी संबंधित लगभग 99% वो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको वो भी देखना चाहिए। चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।